और पेट भरने के बाद हम ताज़ा दम घोड़ों पर बैठकर आगे बढ़ गए। सिर्फ एक रात में आकाशा सब कुछ भूल गई थी। उसने अरसाना को फरामोश कर दिया था। वो बाइसा की मौत को भूल गई थी। पहाड़ वालों का खौफ उसके दिल से निकल गया था। सफर की सौबतों का भी उसे कोई एहसास नहीं था। हाँ, कभी कभी उसकी निगाहें आसमान की तरफ जरूर उठ जाती। शायद वो सोच रही थी कि सूरज का राज कब खत्म होगा, रात कब आएगी, चांदनी कब निकलेगी, सरगोशियां कब उभरेंगी। और मैं उसके इंतजार को महसूस कर रहा था, उससे महजूज हो रहा था। घोड़े मुनासिब रफ्तार से सफर करते रहे। हमने जानबूझकर उनकी रफ्तार तेज नहीं की थी। मैं जानता था कि पहाड़ वालों में जाकर मुझे मसरूफ होना पड़ेगा। मुमकिन है फिर हमें कोई तन्हा रात नसीब न हो, इसलिए हम इन पहाड़ों में एक और खूबसूरत रात बसर करना चाहते थे। जूं जूं शाम झुक रही थी, आकाशा के गालों से शफक फूट रही थी, उसकी आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि सूरज मुतमईन होकर आराम करने चला गया। चांदनी उसे बुला देने के लिए रुपोश थी। हमने एक मुसत्ता चट्टान मुंतखब की, दिन का महफूज किया हुआ गोश्त खाया और फिर आराम करने लेट गए। सितारे एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे। फिर किसी ने चांद को चुपके से इतला कर दी और चांद मुस्कुराता हुआ बादलों के गिलाफ का कोना उठाकर झांका। हम एक दूसरे में गुम पाकर वो कुछ और उपरा और फिर तमाम इखलाकी बंदिशें तोड़कर हमारे सरों पर आ धमका। आज वो कल से ज्यादा बेबाक था और आज आकाशा को उसकी परवाह नहीं थी। उसने चांद को नजरअंदाज कर दिया और मुझसे लिपट के मैंने भी उसकी गर्मजोशी का जवाब भरपूर गर्मजोशी से दिया। और ये रात भी पिछली रात से किसी तरह कम नहीं थी। आकाशा मेरी आगोश में सर रखकर सो गई और मुझे भी नींद आ गई। दूसरी सुबह हम हस्बे मामूल सफर की तैयारियां करने लगे और जरूरियात जिंदगी से फारिग होकर चल पड़े। वो जगह अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रह गई थी जहां से मैं पहाड़ वालों से रुखसत हुआ था। मुझे यकीन था कि थोड़ी देर के बाद पहाड़ वाले मुझे देख लेंगे और उन्हें मेरी वापसी की इत्तला मिल जाएगी। और मेरा यह अंदाजा गलत नहीं था। सूरज ने निस्फ सफर भी नहीं किया था कि मैंने ढोल की आवाज सुनी। यह पहाड़ वालों की पैगाम रसानी का जरिया था जिसके जरिए अरसाना के जंगी दस्तों की इत्तला एक दूसरों को देते थे। लेकिन इस ढोल के भी इशारे थे। उन्होंने मेरी आमद की इत्तला दी थी और आन की आन में हर पहाड़ी इंसान उगलने लगी। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी अपनी जगह से निकलकर हमें हैरानी से देख रहे थे। और फिर वो लातूई, मुकद्दस लातूई, सूरज का बेटा आ गया, सूरज का बेटा आ गया के नारे लगाते हुए हमारी तरफ दौड़ पड़े। चारों तरफ से इंसानों का सैलाब उमड़ आया था। आकाशा सहम कर अपना घोड़ा मेरे घोड़े के बराबर ले आई। वो खौफजदा निगाहों से दौड़ते हुए इंसानों को देख रही थी। ये क्या हमें कत्ल कर देंगे? आसमान के बेटे क्या ये हमें? नहीं आकाशा, वो सब खुशी का इजहार करने के लिए आ रहे हैं, तुम बेफिक्र रहो, मैंने जवाब दिया। और आकाशा सहमी हुई निगाहों से उन्हें देखती रही। दौड़ने वाले हमारे नजदीक पहुंच गए थे और फिर वो सब मेरे घोड़े के सामने सजदे में गिर पड़े। मैंने फखरिया निगाहों से आकाशा को देखा और उसके होंठों से भी मुस्कुराहट फूट रही थी। दूर से बारूक और अरकाक अपने घोड़े दौड़ाते हुए आ रहे थे। शायद उन्हें मेरी आमद की इत्तला देर से मिली थी। तब मैं घोड़े से उतर आया और फिर मैंने सहारा देकर आकाशा को भी नीचे उतार लिया। उठो मोहब्बत के परिस्तारो, उठो आजादी के मतवालो, आजादी आ गई है। हाँ, मैंने उसे तुम्हारे लिए तलाश कर लिया है। उठ जाओ, अब अरसाना के सफेद फाम तुम्हारे गुलाम होंगे। उठो, अरसाना वालों की गर्दनें तुम्हारी तलवारों की मुंतजिर हैं। और सुनो, गौर से सुनो, इनकी गर्दनें तुम्हारी तलवारों के सामने मोम की हैसियत रखती है। वो तुम्हारे बाजुओं की ताब न ला सकेंगे। हाँ, ये तुम्हारे लातूई की तरफ से खुशखबरी है। जाओ, तैयारियां करो अपनी किस्मत बदलने की। और जमीन पर पड़े लोग उठ गए। वो खुशी से चीख रहे थे और पहाड़ लर्ज रहे थे। वो मेरे नाम के नारे लगा रहे थे। तब बारूक और बूढ़ा अरकाक मेरे पास पहुंच गए। वो दोनों घोड़े से उतरे और खुशी से मुझसे लिपट गए। हर चंद के ये गुनाह था मुकद्दस लातूई, लेकिन हमारे दिल तेरे लिए परेशान थे। हम जानते थे कि अरसाना के हकीर लोग जरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, लेकिन हम तेरी सलामती के लिए दुआएं मांगते थे और मैं फतेह की तलाश में था। तैयार हो जाओ, अरसाना की सरजमीन हमारे घोड़ों के कदमों तले रोंदे जाने की मुंतजिर है। क्या तुम्हारी तैयारियां मुकम्मल हैं? हम पूरी तरह तैयार हैं मुकद्दस लातूई। लेकिन ये कौन है? सरदार बारूक ने पहली बार आकाशा की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, यह अरसाना के शहंशाह की बेटी है, लेकिन तुम्हारी हमदर्द। इसने अपना वतन छोड़ दिया है क्योंकि यह शहंशाह के जुल्म से नाला थी। यह हमारे लिए काबिल एहतराम है लातूई, क्योंकि यह तुम्हारे साथ है। ए मुकद्दस औरत, हम तेरा इस्तकबाल करते हैं। अरकाक ने कहा। उसके बाद वो सब मुझे और आकाशा को लेकर चलती गई। मेरे लिए बनाया हुआ झोपड़ा कुछ और खुशनुमा बना दिया गया था। हमने वहां कयाम किया। पहाड़ वाली खुशियां मना रहे थे। लातूई की वापसी सबके लिए खुशियों का पैगाम लाई थी। हमारे सामने बेशुमार तहाइफ पेश किए गए। अब आकाशा भी यहाँ आकर खुश थी, जिसका इजहार उसने किया। मैं जानती हूँ ये जफाकश लोग फतेह हासिल करेंगे। अरसाना के लोग ताकत के नशे में ताकत खो बैठे हैं। बेशक वो इनकी जरब की ताप नहीं ला सकेंगे। मैं ख्याल की आंख से उनको गुलाम देख रही हूँ, क्योंकि गुलामी इनका मुकद्दर है, लेकिन मैं खुद तुम्हारे साथ इनमें रहकर खुशी महसूस करूंगी।
आसमान के बेटे, क्योंकि ये तुम्हें एहतराम से देखते हैं, इनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत है। यकीनन ऐसा ही होगा, मैंने उसका चाहना थपथपाते हुए कहा। रात को इरकाक और बारूक मेरे पास आए और मुझसे आइंदा के लिए हदायत लेने आए थे। कल शाम तक लश्कर मुनज़्ज़म कर दो, सबको मुसल्ला कर दो, जिस कदर घोड़ों का इंतजाम हो सके कर लो। कल तुम्हें मैं जंग का नक्शा बना कर दूंगा और फिर रात को हम अरसाना की तरफ चल देंगे। जो हुक्म मुकद्दस लात हुई, बारूक ने कहा और दोनों हमारे झोंपड़े से चले गए। आकाशा की आंखों में तलब के सायर रक्स कर रहे थे। मैंने बढ़कर उसे आगोश में खींच लिया। ये रात तवील थी, क्योंकि इसके बाद मुमकिन है मुझे मसरूफ रहना पड़ता। मैंने आकाशा को सीने से लगाए लगाए सुबह की रोशनी कर दी। हमारी आंखों में रात का खुमार था। आकाशा तो नाश्ते से फारिग होने के बाद सो गई और मैं गुस्ल वगैरह से फारिग होकर बाहर निकला। तब मैंने दूर ही से मैदान की तरफ देखा। पूरे मैदान में सर ही सर नजर आ रहे थे। उनके हथियार चमक रहे थे। हर शख्स जबरदस्त खुशियां मना रहा था, बेपनाह जोशो खरोश का इजहार कर रहा था। बहुत सी जंगें मैं देख चुका था, बहुत सौ के साथ जंग में शरीक हुआ था, लेकिन इससे कबल मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। मुझे लड़ने वालों की हार जीत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस बार मैं बाकायदा एक फरीक की हैसियत रखता था। मैं अपनी तमाम तर सलाहियतें सर्फ करके अरसाना वालों को शिकस्त देना चाहता था और यकीनन अरसाना वालों पर बहुत बुरा वक्त आने वाला था। मैं अपनी जगह से आगे बढ़ गया। तब बारूक की निगाह मुझ पर पड़ गई। वो अपने तजर्बेकार जर्नैलों को लेकर मेरे पास पहुंच गया और अरकाक भी उनमें शामिल था। चुनाचे एक सरसब पहाड़ी के अक्कम में हमारी ये मीटिंग हुई, जिसमें मेरी राय उनके लिए हर्फ आखिर थी। मैंने बारूक से पहला सवाल किया, बारूक, क्या औरतें और बच्चे भी हमारे साथ मैदान जंग में जाएंगे? हम सब पहाड़ों से निकलकर बस्तियों का रुख कर रहे हैं। मुकद्दस लात हुई, सबकी ख्वाहिश है कि वो बस्तियां आबाद करें। तेरी कही हुई बात पर सबको यकीन है। हम जानते हैं कि हम फतेह हासिल करने जा रहे हैं। इस खुशी में सब शरीक होना चाहते हैं, लेकिन होगा वही जो तू चाहेगा। ठीक है, हम अपने आदमियों को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा औरतों और बच्चों की निगरानी करेगा और इनके साथ शरीक रहेगा। अगर जंग के दौरान अरसाना के दस्ते अकब से हमला आवर होंगे तो वो दस्ता जंग करेगा, वरना उनकी कुव्वत महफूज रहेगी। पहला दस्ता अरसाना के दरवाजे पर हमला करेगा। दूसरा हिस्सा 3 हिस्सों में बंटकर उसके चारों तरफ फैल जाएगा। तीसरा हिस्सा अपनी ताकत महफूज रखेगा और इस वक्त जब दूसरा हिस्सा और पहला हिस्सा जंग करते करते थक जाएंगे, ये तीसरा हिस्सा जंग में कूद पड़ेगा। अरसाना वाले थक चुके होंगे और इस ताज़दम हिस्से की ज़र्ब की ताब नहीं ला सकेंगे। चुनाची शिकस्त उनका मुकद्दर बन जाएगी। यही सूरत हाल इस वक्त भी रहेगी। अगर अरसाना वालों ने मैदान में आकर जंग की, हाँ, इस वक्त जंग का फैसला जल्द हो जाएगा। बिलाशुबा प्रोफेसर, ये मेरा पहला जंगी प्लान था। इस वक्त तक दुनिया में बहुत सी जंगें हुई होंगी, लेकिन एक तजर्बेकार जर्नैल के अंदाज में किसी ने जंगी हिकमत अमली से काम न लिया होगा। लोग गैज़ो गज़ब में एक दूसरे पर टूट पड़ते थे, हलाक कर देते थे, हलाक हो जाते थे। अलबत्ता बाकायदा जंग की ये पहली मिसाल थी जिसमें बारूक और अरकाक के अलावा दूसरे लोग भी अंगूठे बंदनदार रह गए। बात उनकी समझ में आ गई थी। मुकाबल की कुव्वत पर कारी ज़रबे लगाने के लिए यह पहली जंगी हिकमत अमली थी जिसे इन लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके अलावा मैंने छोटी छोटी फौजी टुकड़ियों के निगरान मुकर्रर किए, जिनके सपुर्द उन टुकड़ियों की देखभाल थी। ये तजर्बेकार लोग थे। दोपहर तक हम इस काम से फारिग हो गए। जिस कदर घोड़े मिल सकते थे साथ ले लिए गए। बाकी लोग पैदल थे। खच्चर और ऊंट भी थे जिन्हें औरतों और बच्चों के हवाले कर दिया गया था। इन पर साजो सामान खुर्दो नोश लदा हुआ था। जो पैदल चल सकते थे वो पैदल थे और बाकी इन खच्चरों और ऊंटों पर सवार थे। पैदल दस्ते उनके निगरान थे। और फिर सूरज झुका तो हमने सफर शुरू कर दिया। आकाशा मेरे साथ घोड़े पर सवार थी। मैं बारूक, अरकाक और दूसरे कुछ तजर्बाकार जंगजू एक साथ आगे आगे चल रहे थे। मेरा दिल जोशो गजब से मामूर था। हर हाथ खून बहाने के लिए बेचैन था। हालांकि पैदल दस्ते भी थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी रफ्तार बहुत तेज थी। दूसरे वक्त का इंतखाब इस तरह किया गया कि सूरज की हशर सामानियों का शिकार न हो। चुनाचे सब्र सुकून का सफर जारी रहा। रात हुई लेकिन सफर जारी रहा। चलते चलते खाने पीने से फरागत हासिल की गई और पूरी रात हम सफर करते रहे। हिकमत अमली के तहत मचलें रोशन नहीं की गई थी। इनकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि चांद हमारा दोस्त था। आखिर रात तक उसने हमारी रहनुमाई की और फिर थोड़ी देर के लिए दोबारा तारीकी का सफर जारी रहा। सुबह होने तक एक तवील फासला तय हो चुका था। फिर जब सूरज ने सर उभारा तो हम एक अजीम शान पहाड़ी सिलसिले के दामन में थे। पहाड़ों के दामन में हमने आराम किया, रात भर की थकन उतारी और इस वक्त तक सफर मुलतवी रखा जब तक सूरज कहर बरसाता रहा। फिर जब सूरज ने वापसी का सफर शुरू किया तो हमारे दस्ते ताज़ा दम हो चुके थे। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था और इन लोगों को इससे फायदा पहुंच रहा था, इसलिए वो बहुत खुश थे। हस्बे मामूल हमने शाम को और रात भर सफर जारी रखा। अभी तक अरसाना के किसी गश्ती दस्ते से भी मुठभेड़ नहीं हुई थी। दूसरे दिन उसी अंदाज में आराम किया गया और फिर तीसरे दिन हस्बे मामूल सफर शुरू कर दिया गया। उस रात की सुबह हुई तो हम दूर से अरसाना के आसार देख सकते थे।
आज आराम का दिन नहीं था, क्योंकि दुश्मन से इस कदर करीब पहुंचकर आराम नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता ये हमारी खाम ख्याली थी कि अरसाना वालों को इस सैलाब अजीम की खबर नहीं हुई थी। हकीकतन उनके जासूसों ने उन्हें काफी अरसा पहले हमारी आमद की खबर कर दी थी और इस वक्त वो हमारे भरपूर इस्तकबाल के लिए तैयार थे। उनकी फौजें उसी मैदान में सब फारा थीं जिसमें चंद रोज कबल उन्होंने सालाना जश्न मनाया था और बाइसा को आतिश फिशां के हवाले किया गया था। हमने अरसाना की फौजों का जायजा लिया। बिलाशुबा वो हमसे कम थे, लेकिन हमारे मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार थे। अब मुझे एहसास हुआ कि अरसाना के गश्ती दस्तों से मुलाकात क्यों नहीं हुई। यकीनन तमाम दस्ते समेट कर एक जगह जमा कर लिए गए थे और जंग के लिए आमादा थे। ये और बेहतर हुआ। मैंने बारूक से कहा, अब हम अरसाना वालों से खुले मैदान में जंग करेंगे और इनसे यही निमट कर फाते की हैसियत से अरसाना में दाखिल होंगे। मुकद्दस लातूई की बरकत से ऐसा ही होगा। हमारे जर्नैलों ने एक दरख्वास्त की है। बारूक ने कहा, वो क्या? मैंने पूछा। जर्नैलों की ख्वाहिश है कि मुकद्दस लातूई किसी बुलंद जगह खड़ा होकर हमारी रहनुमाई करे। हम इसकी तलवार के साय में अरसाना वालों से जंग करेंगे। इस दरख्वास्त के पसे पर्दा हकीकत को मैं समझ रहा हूं बारूक, लेकिन मैं इस दरख्वास्त को कबूल नहीं करूंगा। इनसे कहो कि लातूई इनके शाना बशाना जंग करेगा। वो इसकी तलवार की सुर्ख चमक देख कर जंग करे और तुम देखोगे बारूक कि अरसाना के बुज़दिल किस तरह इस तलवार की चमक से खौफसदा होंगे। इनसे कह दो कि लातूई औरत नहीं है, वो जंगजू है और अरसाना को शिकस्त देने में भी उसकी तलवार भरपूर किरदार अदा करेगी। मैं तेरे हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता लातूई, लेकिन ये मेरी भी ख्वाहिश थी, बारूक ने दबी आवाज में कहा। और मेरी ख्वाहिश है बारूक के दिल से तमाम खदशात निकाल दो। मैंने फैसला कुल लहजा में कहा और उसके बाद बारूक को मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं हुई। तब मैंने आकाशा से दरख्वास्त की, आकाशा मैं चाहता हूं तुम औरतों में चली जाओ। अब हम अरसाना के शाही महल में मिलेंगे। मैं भी तेरे हुक्म की तामील करूंगी आसमान के बेटे, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू अरसाना की पूरी फौज को शिकस्त दे सकता है। हाँ, अरसाना के जाले तेरी शक्ल देख कर ही परेशान हो जाएंगे। फिर या तो वो फरार इख्तियार करेंगे या मौत का यकीन करके उल्टे सीधे हाथ पांव चलाएंगे। आकाशा अपने घोड़े पर औरतों के कैंप की तरफ रवाना हो गई। मैं जानता था कि अरसाना वाले पहल नहीं करेंगे, वो पहाड़ वालों की पेशकदमी का इंतजार करेंगे और मैं इस इंतजार से फायदा उठाना चाहता था। मैं जानता था कि रात भर का थका हुआ लश्कर थोड़ी बहुत देर आराम करना चाहता होगा। चुनाचे मैंने इरकाक को तलब किया और उससे सरगोशी के अंदाज में कहा, अरसाना वाले पहल करने के अहल नहीं है, वो हमारी तरफ से जंग की इब्तिदा का इंतजार करेंगे। लिहाजा इस इंतजार से फायदा उठाते हुए आगे के दस्ते को होशियार रहने दो और पीछे वालों से कहो कि वो आराम कर ले। हम अरसाना वालों को जंग की इब्तिदा फौरी तौर पर न करके परेशान कर देंगे और इस असना में हमारे दस्ते आराम भी कर लेंगे। तो कितना ज़ेर ख्यालात हुई। बेशक ये दोहरी चाल है। उधर तो अरसाना के लोग जो जंग के मुंतजिर हैं परेशान होंगे और दूसरी तरफ हमारे लोग आराम भी कर लेंगे। हर दस्ते तक यह पैगाम पहुंचा दिया गया और हर्फ बहर्फ वही हुआ जो मैं चाहता था। तमाम दस्ते 2-2 घंटे आराम करके आगे आते रहे और आगे वाले आराम करने जाते रहे। इस तरह हमारे फौजी न सिर्फ अपनी जरूरियात से फारिग हो गए, बल्कि उन्होंने अपने सफर की तकान भी उतार ली थी। यहां तक कि रात आकी। ये रात भी आराम की रात थी। मेरी हदायत पर पूरे लश्कर में मशलें रोशन कर दी गई थी, जिससे मालूम हुआ कि लश्कर जाग रहा है, लेकिन सूरत-ए-हाल वही रही। यानी लश्करी 2-2 घंटे आराम करते रहे। सामने के रुख को मुतहर्रक रखा गया, लेकिन अरसाना के जाले रात भर परेशान रहे और उनमें से कोई भी एक लम्हे को न सो सका होगा। मुबादा हम रात में हमला करते। उसका नतीजा नहायत खुशगवार साबित हुआ। हमारा पूरा लश्कर सुबह को चाको चौबंद था, जबकि अरसाना के फौजी इंतजार से थक गए थे। यकीनी ये जबरदस्त जमीनी जंग थी। सुबह भी हमने इत्मीनान से ज़ुर्रियात से फरागत हासिल की। अब हमारे लश्कर का एक एक जवान ताज़ा दम था। हार, बारूक, इरकाक और दूसरे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने जंग करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन इस जंग में वो ऐसी जबरदस्त पोजीशन इख्तियार कर जाएंगे उन्हें गुमान भी नहीं था। चुनाचे वो बेहद खुश थे और फिर उस तूफानी सुबह को जाया करना हमने पसंद नहीं किया। प्रोग्राम के मुताबिक हमारा पहला हिस्सा आगे बढ़ा। बाकी दूसरे हिस्से के फौजी 3 हिस्सों में बंटकर 3 तरफ फैल गए। फौजियों की इस नकलो हरकत ने अरसाना वालों में खलबली मचा दी। वो भी जल्द अज जल्द सब फराह होने लगे और फिर हमारे घुड़सवार दस्ते ने पेशकदमी शुरू कर दी। हमारी रफ्तार बहुत तेज थी। मैं सबसे आगे था। मेरे साथ बारूक और इरकाक भी थे, क्योंकि हमें पहला दबाव ही जबरदस्त डालना था। मैंने दूर से लंबी गर्दन वाले मक्कार शहनशाह को देखा। उसने भी मेरी शक्ल देख ली थी और सारा सहमा नजर आ रहा था। अरसाना के फौजी दस्ते भी खौफ और दहशत से आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे। उनमें बहुत से वो भी थे जो मुझे पहले अरसाना में देख चुके थे। तब अरसाना की फौजों से थोड़े फासले पर मैंने अपनी चौड़ी तलवार बुलंद करके अपने साथियों को रोकने का इशारा किया और घोड़े रुक गए। हमारे आदमी दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए बेचैन थे, लेकिन बहरहाल वो मेरे एहतराम में खुद को रोके हुए थे। तब मैंने बुलंद आवाज में कहा, अरसाना के मक्कार शहनशाह, देख तेरी मौत कितनी करीब है। याद कर मैंने तुझे खैर सगाली का पैगाम दिया था।
मैंने कहा था कि तू पहाड़ों में रहने वालों को भी इंसान समझ। मैंने तुझसे कहा था कि तू इन्हें भी जीने थे। तब तूने कहा था कि काले गुलाम कभी मेरे बराबर न बैठ सकेंगे। तूने कहा था कि वो दिन कभी ना आएगा, देवताओं को तेरा पैगाम दे दूं। तो सुन, मैंने देवताओं को तेरा पैगाम दे दिया। जानता है देवताओं ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अब अरसाना के मुकद्दर में तबाही लिख दो, इसके मफरूरों को सफाई हस्ती से निस्तो नाबूद कर दो। और ये कौल पूरे अरसाना का मुकद्दर बन गया। सुनो तुम कि जो मुझे जानते हो और जो मुझे नहीं जानते, मैं आसमान का बेटा हूं। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे शहंशाह ने कत्ल कराने के लिए पूरी फौज भेजी थी, जिसने मेरे ऊपर शेर छोड़े थे। ख्वाब वही हूं जिसे आग के पहाड़ में गिराकर कत्ल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नतीजा तुम्हारे सामने है। और आज मैं अपने जैसे बेशुमार इंसानों के साथ तुम्हारे सामने आया हूं। तुम सिर्फ कत्ल करने के लिए हो और वो मेरी तरह नाकाबिले तस्खीर। हम तुम सबको कत्ल कर देंगे। होशियार हो जाओ कि तुमने अपने शहंशाह के इमा पर हमारे सामने आने की कोशिश करके अपनी मौत को पुकार लिया है। मैं खामोश हो गया। मैंने अपनी तकरीर का रद्द-ए-अमल उनके चेहरों पर देखा। बिलाशुबा सिर्फ मेरी तकरीर ने उन लोगों को अतमुआ कर दिया था। उनके चेहरे दहशत से फैल गए। खुद शहंशाह की जुबान गुंग थी। वो मेरी तकरीर का जवाब में अपने सिपाहियों की हिम्मत भी ना बंधा सका और ऐसे मौका से फायदा ना उठाना हमाकत थी। मैंने बारूक को इशारा किया और फिर अपने घोड़े को एड़ी लगा दी। मेरी तलवार गिरी और सर उड़ने लगे, खून उछलने लगा। अरसाना वाले गोम गो की कैफियत में थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जंग करें या ना करें, कि उन पर मुसीबत नाजल होगी। बारूक, अरकाक और उसके पीछे पूरे लश्कर ने वहशाना हमला कर दिया। अरसाना वालों के बाजू शल हो गए थे। वो अपनी तलवार संभालने के काबिल भी नहीं रहे थे। मुदाफिज या हमला क्या करते? सिर्फ मेरी मौजूदगी ही उन्हें मौत का यकीन दिलाने के लिए काफी थी, ना कि फिर मेरी तकरीर। तो यकीन करो प्रोफेसर, इंसानों की पहली सफ को ठिकाने लगाने में हमें चंद लम्हात भी न लगे और पलक झपकते हम दूसरी सफ पर थे। अरसाना के सिपाही जंग करने के बजाय खौफ और दहशत से चीख रहे थे और ऐसी बुज़दिल कौम कभी किसी ने न देखी होगी। यूं समझो जंग ही नहीं हो रही थी, और जंग जिस गैर मुतवक्का अंदाज में जीती गई उसकी मिसाल मुश्किल है। लंबी गर्दन वाला शहंशाह भी खौफ से कांप रहा था, यहां तक कि मैं रास्ता साफ करता हुआ उस तक पहुंच गया। तब उसे होश आया। उसने तलवार संभाल कर मेरे ऊपर वार किया। मैंने उसकी तलवार को जिस्म पर पड़ने का मौका दिया, लेकिन तलवार में जिस्म पर लगी और उचट गई। दूसरा वार उसने पूरी कुव्वत से किया था, इसलिए उस बार तलवार उसके हाथ में न रह सकी और छूट गई। तब मेरी तलवार ने उसकी गर्दन काटी, और गर्दन मैंने उस एहतियात से काटी थी कि वो नीचे न गिर न पाए। मैंने उसे तलवार की नोक पर बुलंद कर लिया और तलवार वाला हाथ ऊपर उठा लिया। अपने शहंशाह की गर्दन को देखकर तो अरसाना वालों के होश उड़ गए। तमाम जंगी कुव्वत अमल बेकार हो गई। सोचा कुछ था, हुआ कुछ। अरसाना के जाले मैदान में टिक ही ना सके। ये जंग इस आसानी से जीत ली जाएगी हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। अरसाना वाले मैदान छोड़ चुके थे। पूरी फौज ताज़दम थी। ताक़ुब किया गया, बहुत सौ को ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन मेरे इमाम पर कत्लेआम का सिलसिला बंद हो गया और अब हमारे फौजी सिर्फ अरसाना वालों को कैदी बना रहे थे। पूरे मैदान में फतेह का ऐलान कर दिया गया और फिर मेरी सरकर्दगी में बहुत से दस्ते अरसाना की तरफ बढ़ने लगे। अरसाना में दाखिल होकर वहां की सबसे ऊंची जगह पर शहंशाह का सर लटका दिया गया। यह फतेह की अलामत थी और अरसाना के शहरी घरों से निकल कर मैदानों में जमा होने लगे। स्याह फातेह अब पूरे शहर में दंदनाते फिर रहे थे। और फिर प्रोफेसर, मैंने इंसानियत का फर्ज पूरा किया। रसूमात जो एक सच्चे मजहब ने दुनिया में फैलाई, रसूमात जो इंसानियत का तकाजा थी, वो मैंने भी पूरी की। शहरियों, औरतों और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अरसाना वाले अपने वतन से महरूम हो गए थे। अब वो सिर्फ कैदी थे और स्याह गुलाम अब शहर के मालिक थे। बड़ी अनोखी फतेह थी प्रोफेसर, वो जिसका सहरा वो सब मेरे सर बांध रहे थे। और तुम यकीन करो प्रोफेसर, यह हकीकत थी। मेरी तकरीर, मेरी शक्ल ने उनके हवास गुम कर दिए थे, वरना वो इतने निकम्मे न साबित होते। अरसाना फतह हो गया प्रोफेसर, मेरा ख्याल है आराम करो, बाकी दास्तान कल। उसने मुस्कुराते हुए कहा और प्रोफेसर खावर चौंक पड़ा। उसने अजीब सी निगाहों से उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर लड़कियों की तरफ देखने लगा। फरोजा और फरजाना का दिल तो एक लम्हे के लिए भी उठने को नहीं चाहता था। ये पूरी इसरार दास्तान, न खत्म होने वाली दास्तान, अगर पूरी जिंदगी जारी रहती तब भी वो ना उगता थी। इनके ज़हन इन्हीं जहानों में भटक जाते थे जहां की दास्तान वो बयान कर रहा था। हाँ, थकन तो महसूस नहीं हो रही, लेकिन मेरा ख्याल है आराम जरूरी है। प्रोफेसर ने गहरी सांस लेकर कहा, फिर चौंक कर बोला, एक सवाल पूछूं? जरूर प्रोफेसर। क्या तुम्हारी कुव्वतें अभी तक बरकरार हैं जिनका तज़किरा तुम करते आए हो? इम्तिहान चाहते हो प्रोफेसर? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारा एतमाद चाहता हूं प्रोफेसर। तुम इस दास्तान से उसी वक्त लुत्फ अंदोज हो सकते हो जब मेरे ऊपर एतमाद कर लो। नहीं, ये बात नहीं है, प्रोफेसर ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। कोई हर्ज नहीं है प्रोफेसर, इस बार तुम मेरे दोस्त हो, नए दौर के दोस्त, और फिर दुनिया बहुत बदल चुकी है। इसके अलावा मुझे भी थकन का एहसास हो रहा है।
कल का दिन इम्तिहान का दिन होगा प्रोफेसर, कल मैं इम्तिहान दूंगा और दोबारा चाकू चुबंद होकर अपनी बकिया दास्तान मुकम्मल करूंगा। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था, यकीन करो, मुझे तुम्हारी नीयत पर भरोसा है प्रोफेसर, अब आराम करो, उठते हुए बोला। और प्रोफेसर भी उठ गया। दोनों लड़कियां भी उठ गई थी। वो अपने कमरे में आके, बूढ़ा खावर किसी गहरी सोच में गुम था। लड़कियां बराबर लेटी कुछ और सोच रही थी। तब खावर ने उनसे मुखातिब होकर कहा, वो क्या इम्तिहान देना चाहता है? नहीं मालूम डैडी, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। फिरोजा ने कहा, कैसी गड़बड़? वो यहाँ हमारी उम्मीदों का सहारा है, अगर उसे कुछ हो गया तो इस वादी से बाहर निकलने का रास्ता न मिल सकेगा। फिरोजा ने जवाब दिया, वो जो कुछ कह रहा है अगर वही है तो फिरोजा उसे कुछ नहीं होगा और फिर हम उसे रोक भी नहीं सकते। ना जाने वो क्या करना चाहता है, प्रोफेसर ने कहा और फिरोजा खामोश होगी। प्रोफेसर भी काफी देर तक खामोश रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, बहरहाल जहन उलझाने से कोई फायदा भी नहीं है। हम तो गैर यकीनी हालात के शिकार हैं। हर हादसे, हर वाकया के लिए खुद को तैयार रखो। इसके बाद कोई कुछ न बोला और थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर ने करवट बदल दी। उसके खराटे सुनाई देने लगे, लेकिन लड़कियां जाग रही थी। फरजाना, फिरोजा, फरजाना, फिरोजा ने सरगोशी की। फरजाना आहिस्ता से बोली, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बाजी। फरजाना ने गहरी सांस ली। अजीब सहर अंगेज दास्तां है, ऐसी अनोखी बातें सुनाता है कि ज़हन खो कर रह जाता है। सच कहो फरजाना, क्या तुम्हें उकताहट का एहसास होता है? कतई नहीं बाजी। इसके बरक्स वो तमाम किरदार हमारे सामने आ जाते हैं जिनके बारे में वो बता रहा होता है। बताओ, तुम किससे वाकिफ नहीं हो? बताओ, कौन से किरदार की शख्सियत तुम्हारी आंखों में नहीं है? हाँ, फिरोजा ने एक गहरी सांस ली। फिर बोली फरजाना, जी बाजी, तुमने एक बात पर गौर नहीं किया क्या? उसे हर दौर में लड़कियों की आरज़ू रही है और उसने हर जायज और नाजायज तरीके से उन्हें हासिल कर लिया। कभी कभी तो मुझे खौफ महसूस होने लगता है। क्या खौफ बाजी? फरजाना ने सरगोशी की। तुम क्यों भूल जाती हो कि हम भी? लेकिन बाजी, उसने हर दौर में इंसानियत का सबूत दिया है। वो सिर्फ मोहब्बत करता रहा है, उसने किसी को मजबूर नहीं किया। उसकी पुरसहर शख्सियत खुद ज़हनों पर तारी हो जाती है। हमारे साथ वो ऐसा नहीं करेगा, फरजाना ने कहा। इसके बावजूद मैं खौफजदा हूँ फरजाना, फिरोजा ने अजीब से लहजे में कहा। क्यों बाजी? मैं समझी नहीं। अगर हम में से कोई उसके शहर में गिरफ्तार हो गया तो? फिरोजा ने कहा और फरजाना चौंक पड़ी। उसने गौर से फिरोजा का चेहरा देखा और फिर वो सरगोशी के अंदाज में बोली, ऐसी बातें ना करो बाजी, हम मुहज्जब दुनिया की लड़कियां हैं और फिर हमारे दिलों में ईमान है। बेशक वो काबिल मोहब्बत है, उसकी शख्सियत पुरसहर है, लेकिन हमें डैडी की इज्जत का एहसास है। मेरा ख्याल है हमसे लग्जिश नहीं होगी।